काम में इस तरह मसरूफ रहते थे कि इन्हें कभी टाइम ही नहीं मिला कि वो दूसरी शादी करते। इस मसरूफियत की वजह से ही अम्मी ने दूसरा बच्चा पैदा न करने का फैसला किया, क्योंकि इनके लिए मुझे संभालना बहुत मुश्किल काम था। अम्मी के इंतकाल को 5 साल गुजर गए। मैं 15 साल का था और मैट्रिक के इम्तिहान देने के बाद छुट्टियां मना रहा था। तब एक दिन मैंने अपनी दादी अम्मी, जो कि छोटे चाचू और चाची के साथ रहती थी, इनको अब्बू की दूसरी शादी के लिए इसरार करते सुना। अब्बू बार बार मना कर रहे थे और कह रहे थे कि इनकी मसरूफियात इतनी ज्यादा हैं कि वो दूसरी शादी के बाद नई बीवी के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे, जबकि दादी बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि इनके जाने के बाद दूसरी शादी करवाने में इनकी कोई मदद नहीं करेगा। और ये बात इनको खाए जा रही थी कि इनका बेटा सारी जिंदगी अकेला रहे। दादी को हमेशा छोटे चाचू से ज्यादा लगाव था, क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी। मेरे चाचू का नाम रेहान है और चची का नाम महविश है। मेरे चाचू के बारे में मैंने किसी से सुना था कि वो नामर्द हैं। चची को ये बात उनसे शादी के बाद पता चली और चची अपने हाथों से तलब पूरी करती रही। कभी कभी चाचू उनकी मदद करते। मुख्तसरन ये कि चची महविश ने शादी के बाद वाली जिंदगी का मजा चखा ही नहीं था। अब्बू के मना करने पर दादी ने अचानक रोना शुरू कर दिया। तंग आकर आखिरकार अब्बू ने इनके आगे हार मान ली और दूसरी शादी की हामी भर ली। मैं ये सब सुनकर कमरे में दाखिल हुआ और अब्बू के पास जाकर इनको और दादी को मुखातिब करके बोला कि अब्बू की शादी जरूर होनी चाहिए। मेरा ये कहने का मकसद था कि अब्बू मेरे लिए परेशान ना हो। आखिर मैं अब जवान हो गया था और अब्बू का अकेलापन मुझसे सही मानों में एहसास होने लगा था। मुझे उनके अकेलेपन का मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। ये सुनकर मानो जैसे अब्बू के कंधों से बोझ उतर गया हो। अब्बू फौरन दादी को बोले कि वो इनका रिश्ता देखना शुरू कर दें। इस बात पर दादी भी मुस्कुरा दी और बोली कि उन्होंने पहले से ही एक लड़की पसंद कर रखी है। अब्बू के पूछने पर उन्होंने इसका नाम उल्फत बताया। अब्बू ने कुछ सोचा और इस बात में सर हिलाया। उल्फत मेरे छोटे चाचू की साली थी, जिसकी इस वक्त उम्र 25 साल थी और मास्टर्स तक तालीम हासिल करने के बाद वो घर में ही रहती थी। मेरी इनसे बहुत बनती थी, क्योंकि मैं इन्हीं से ट्यूशन पढ़ पढ़ के पास होता था। इसके ठीक 2 महीने बाद अब्बू की शादी बहुत सादगी से कर दी गई और अब्बू छोटी अम्मी को लेकर घर आ गए। शादी के बाद 1 महीने तक अब्बू पहले से ज्यादा वक्त घर गुजारते रहे और छोटी अम्मी को वक्त और प्यार दोनों देते रहे। मगर शादी के 1 महीने बाद ही अब्बू वापस अपने पहले वाली रूटीन पर काम करने लगे। छोटी अम्मी हर वक्त उदास रहती, इनका किसी चीज में दिल न लगता। मैंने इनका मूड ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर फिर से खामोश हो जाती। जैसे तैसे महीना गुजरा और अब्बू के आने का वक्त करीब आया तो छोटी अम्मी के चेहरे पर फिर से खुशी नजर आने लगी। वो सारा दिन मुझसे पूछती कि कपड़े कौन से पहनूं, खाने में क्या बनाना चाहिए। मैं इनकी मदद करता रहता था। एक दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार होकर निकला, मगर वहां जाकर मालूम हुआ कि टीचर्स और कॉलेज के मालिक के दरमियान तनख्वाह को लेकर झगड़ा हुआ और टीचर्स एहतजाज पर थे, जिसकी वजह से कॉलेज बंद था। मैंने कुछ वक्त वहां अपने दोस्तों के साथ गुजारा और वापस घर की तरफ रवाना हुआ। इस वक्त मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि आज के दिन सब कुछ बदलने वाला था। मेरी सौतेली माँ, जिसे हमेशा मैंने माँ की नजर से देखा था, आज उनके लिए मेरी सोच और नजर बदलने वाली थी। आज मेरे अंदर वो आग लगने वाली थी जिसे बुझाने में मुझे कई साल लगे। कॉलेज से सीधा घर पहुंचा और अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर छोटी अम्मी को बताना चाहा, मगर वो अपने कमरे में नहीं थी। इनके कमरे का वॉशरूम भी खुला था। वहां से किचन में गया तो वहां भी नहीं थी। ये बात काफी हैरान कुन थी, क्योंकि छोटी अम्मी को इस वक्त घर में आए 2 महीने हो गए थे और आज तक कभी वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं गई थी। लेकिन फिर मेरे जहन में चची महविश का ख्याल आया और सोचा कि शायद वहां गई हूँ। आखिर वो छोटी अम्मी की सगी बहन है। ये सोचकर मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा, मगर आखिरी कुछ स्टेप्स पर ही मैं रुक गया। मेरा मानो जैसे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। टांगों में जैसे सरिया घुस गया हो और हिलना मुहाल हो गया हो। ये वो लम्हा था जिसने मेरे अंदर हवस की आग को भर दिया था। छत पर मेरे रूम के बाहर चारपाई पर छोटी अम्मी बिल्कुल बढ़ना बैठी थी। एकदम जो मुझे झटका लगा, इससे मेरा जहन रुक सा गया और मैं ये समझने से कासिर था कि आखिर क्या हो रहा है। छोटी अम्मी ने बाल पीछे को बांधकर जूड़ा बना रखा था। लिबास 7 तार पर लटक रहे थे। वो इस कदर खूबसूरत की खूबसूरती भी शर्मा जाए। मैंने इन्हें अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सी गैर इखलाकी फिल्म्स देख रखी थी, लेकिन आज तक मैंने ऐसी कुदरती खूबसूरती भी नहीं देखी थी और जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को ऐसे देख रहा था, और वो भी इस कदर हसीन। जब मैं होश में आया और गौर से देखा तो अंदाजा हुआ कि वो सफाई कर रही हैं और ये सब अब्बू के लिए किया जा रहा था। मैं कुछ लम्हे वहां रुका और वापस जाने ही वाला था कि छोटी अम्मी की नजर मुझ पर पड़ी। इन्होंने फौरन अपना आप समेट लिया और इनके मुंह से हल्की सी चीख निकली। मैं भी फौरन नीचे की तरफ मुड़ा और जाते जाते ऊंची आवाज में गुस्से से बोला, सीढ़ी का दरवाजा लॉक कर लिया करें।
انہیں اس بات کا احساس نہ ہوا کہ میں کافی دیر سے ان کے جسم کا خاکہ اپنے ذہن میں بنا رہا تھا۔ گھر سے میں اس وقت اپنی بائک پر باہر نکلا اور شہر میں گھومنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں چھوٹی امی کا سامنا کیسے کروں گا، اور اگر انہوں نے ابو کو سب بتا دیا تو ابو کیا سوچیں گے۔ جب سڑک پر بائک چلا چلا کر تھک گیا تو واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اب تک شام ہو چکی تھی۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا چھت پر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابو نے اگلے دن شام کو آنا تھا اور میرا یہ سوچ کر دل گھبرا رہا تھا کہ ابو کا رد عمل کیسا ہوگا۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے اپنے بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ میں نے ہمت کر کے اندر آنے کا بولا۔ چھوٹی امی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ اب نہا کر نئے لباس میں تھی، بال ان کے ابھی بھی گیلے تھے، وہ ٹائٹ قمیض میں ملبوس تھی اور ان کے ابھار صاف نظر آ رہے تھے، وہ جنہیں میں کچھ دیر پہلے ہی جی بھر کے دیکھ چکا تھا۔ اس لیے مجھے احساس ہوا کہ میں اب اپنی چھوٹی امی کو ماں کی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ میری نظر اب وہ ایک حسین عورت تھی۔ وہ میرے ساتھ آ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ہم دونوں اس طرح خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے بولنا شروع کیا۔ دیکھو بیٹا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اس وقت، مجھے اپنے کمرے میں تیار ہونا چاہیے تھا۔ اوپر میں اس لیے کہی کہ کیونکہ وہاں روشنی میں آسانی رہے گی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی واپس آ جاؤ گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں احتیاط کروں گی، آپ بس اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا، خاص طور پر اپنے ابو سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس وقت میرے ذہن سے ایک بوجھ اتر گیا اور میں نے انہیں ہڑتال کے بارے میں بتایا اور بولا، میں بھی شرمندہ ہوں بہت، اگر مجھے علم ہوتا تو میں اوپر کی طرف نہ آتا، آگے سے میں بھی احتیاط کروں گا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے بولی، میں امید کرتی ہوں کہ آج جو بھی ہوا ہم اسے بھول کر نارمل رہیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اب کچھ بھی نارمل نہیں تھا اور سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ میرے کمرے سے اٹھ کر باہر جانے لگی تو میرا پورا دھیان ان پر تھا، بس یہی ایک چیز تھی جس کا نظارہ میں نے ابھی تک نہیں کیا تھا۔ ان کے کمرے سے جانے کے بعد میں کافی دیر تک ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے دوبارہ انہیں دیکھنا تھا، مگر یہ کیسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ میرے ذہن پر ان کے خد و خال کا نظارہ چل رہا تھا۔ میں تنگ آ کر کمرے سے باہر نکلا کہ تازہ ہوا کھا سکوں۔ باہر بلب جل رہا تھا اور اس کی روشنی میں مجھے سامنے تار پر ان کا لباس تھا۔ وہ میں سمجھ گیا کہ وہی لباس تھا جو آج انہوں نے اتارا، مگر نیچے جاتے ہوئے اسے ساتھ لے جانا بھول گئی۔ میں اس کے پاس گیا، اس میں سے ایک خاص خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خوشبو ان کے پرفیوم کی تھی جو وہ ہمیشہ لگا کے رکھتی تھی۔ وہ خوشبو سونگتے ہی مجھے لگا جیسے وہ میرے پاس ہوں۔ 15 سال کی عمر میں آج تک میں نے کبھی غلط کام نہیں کیا تھا، لیکن میں اپنے ہاتھ سے غلط کام کرنے لگا۔